हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जर्मन स्कूल्स के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में। इसके बाद ग्रीक के बाद आता है हमारा रोमन स्कॉलर्स। रोमन स्कॉलर्स के बाद हमने पढ़ा था डार्क एज के बारे में। डार्क एज जहाँ पे कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ था ज्योग्राफिकल थॉट्स का। अब डार्क एज के बाद हमने पढ़ा था अरब स्कॉलर्स के बारे में। अब अरब स्कॉलर्स के बेसिकली अब हमें पढ़ना है जर्मन स्कूल्स के बारे में। जर्मन स्कूल्स जो था वो 18th सेंचुरी और मे बी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जो कि जोग्राफिकल थॉट्स में डेवलपमेंट दिए इन्होंने। बहुत सारे जर्मन स्कॉलर्स आए, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया ज्योग्राफी में। तो आज यही वीडियो देखेंगे कि कौन से ऐसे जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने आए और क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली हम इस वीडियो में जर्मन स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी वाज एनर्मस। इनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत ज़्यादा था ज्योग्राफी में। इन द लेट 19th सेंचुरी देयर वाज ए पॉलिटिकल टर्माइल। अब देखो पॉलिटिकल टर्माइल क्या मतलब 1871 में जो हुआ था फ्रैंको प्रूशियन वार हुआ था। फ्रैंको प्रूशियन वार, जहाँ पे बहुत सारे वॉर हुए और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। इस डिस्ट्रक्शन के कारण वहाँ का इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो गया था। देयर वाज अ ग्रेट डिमांड्स ऑफ मैप्स। अब देखो वहाँ पे वॉर हो रहा था, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ का जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उस जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जानने के लिए बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है मैप्स के ज़रिए, चार्ट्स के ज़रिए। और मिलिट्री ऑफिसर्स ने कमांड किया कि भैया जाओ मैप बनाओ, जाओ चार्ट बनाओ। ऑर्डर दिया। जर्मन स्कूल के जितने भी जोग्राफर्स थे उनको बोला कि रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मैप बनाइए, हमारे जर्मनी का जोग्राफिकल मैप बनाइए। और इससे क्या होता था, उनको मदद मिलेगा कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रेटेजी लगा के ओपोनेंट पे अटैक करे। तो एडमिशन सिंस दे वांट टू नो फिजिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली यही है कि उसके ज़रिए उसको मदद मिलता था कि कहाँ पे क्या क्या फिजिकल फीचर्स है, कल्चरल कंडीशंस है, क्या क्या क्राइटेरिया है उस एरिया का, क्या क्या हमें क्या करना चाहिए आगे का प्लानिंग करने में। फर्दर प्लानिंग के लिए हेल्प मिलता था उस मिलिट्री ऑफिसर्स को, मिलिट्री के जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं। तो बेसिकली जो जर्मनी है वो यूरोप में सिचुएटेड है। यूरोप में ये जर्मनी है, ये पूरा का पूरा यूरोप है। और इसी यूरोप में एक कंट्री का नाम जर्मनी है। तो जो हमारे फर्स्ट स्कॉलर हैं वो हमारे ऑस्कर पास्चेल है। इनका टाइम पीरियड था 1826 से लेकर के 1875 एडी तक। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एक जर्नल खोला था। दास ऑसलैन नाम का एक जर्नल खोला था जिसमें इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया था ऑफ डिफरेंट कंट्री। सिर्फ जर्मनी के बारे में ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज के बारे में बताया था। और इसी एडिटर में, इसी जर्नल में बहुत सारे आर्टिकल भी लिखते थे। रेदर देन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी लिखा जाता था। तो ये बेसिकली प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? लेप्जिग एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर थे। इसके अलावा वो एडिटर भी थे दास ऑसलैंड के। तो ही इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड इग्नोर्स द मैन एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ज्योग्राफी। अब देखो इन्होंने स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस किया और टोटली इग्नोर कर दिया मैन को। मैन विथ एनवायरनमेंट जो रिलेशनशिप था वो टोटली इग्नोर कर दिया इन्होंने। इनका मेन फोकस था जोमॉर्फोलॉजी पे। तो बस इसका कंट्रीब्यूशन इतना ही था। अब नेक्स्ट स्कॉलर हमारे आते हैं फर्डिनांड वॉन रेक्टोफन। इनका टाइम पीरियड था 1833 से लेकर के 1905 एडी तक। तो बेसिकली ये एक जियोलॉजिस्ट थे। आफ्टर फील्ड स्टडी इन चाइना एंड कैलिफोर्निया ही टॉट ज्योग्राफी एट बॉन, लेप्जिग, बर्लिन। ये सारे शहर में इन्होंने ज्योग्राफी टॉट किया था एज ए प्रोफेसर। After the Franco-Prussian War in 1871 led to the heavy demands of teaching of geography. Under these circumstances, geography was introduced in the 10 University of Germany. अब देखो मैंने पहले भी चर्चा किया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में 1875 में जो की हुआ था। और इसी वॉर के चलते बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड आ गया था जोग्राफर्स का, जोग्राफी टीचर्स का। और इसी के चलते इन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोला, अप्रॉक्स 10 यूनिवर्सिटीज़ खोला ऑफ जर्मनी। He visited China, prepared a coal field map of China and also noted that the formation of loess in northern China and tried to find their genesis. अब देखो लॉयस क्या होता है। अब मैं यहाँ पे मैंने एक
इमेज दिया है। अब देखो कोई भी सेडिमेंट्स है, मान लो यहाँ पे एक डेजर्ट है, मान लो यहाँ पे सेडिमेंट्स है। अब डेजर्ट जो सेडिमेंट्स है विद द हेल्प ऑफ एयर, अब ये सेडिमेंट्स उड़ के एक स्पेसिफिक जगह पे आ जाते हैं, और जितने यहाँ जितने भी सारे सेडिमेंट्स है उड़ उड़ के एक स्पेसिफिक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और उस डिपॉजिट्स को कहा जाता है लॉयस फॉर्मेशन। और ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिया है ये बेसिकली एग्जांपल है लॉयस फॉर्मेशन का। आप देख सकते हैं जितने भी सारे सेडिमेंट्स आते हैं यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और ये एक सैंड ड्यून्स के तरह दिखता है। तो बस अब इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। रिक्टोफन वाज द फर्स्ट जर्मन स्कॉलर हु डिफ्रेंशिएट बिटवीन। अब देखो ये पहले जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया जनरल थ्योरी एंड रीजनल थ्योरी। अब जनरल में बेसिकली जनरल मीन्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड। अब रीजनल में होता है रीजनल स्टडी ऑफ द वर्ल्ड। अब रीजनल में कोई स्पेसिफिक एरिया को स्टडी किया जाता है, बट वहीं सिस्टमेटिक में एज स्टडी किया जाता है एज ए होल, एज ए यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के वर्ल्ड को स्टडी किया जाता है। इन हिज ओपिनियन, अब इनका एक स्टेटमेंट है, द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज टू फोकस अटेंशन ऑन द डाइवर्स फिनोमेना दैट ऑक्योर इन इंटर रिलेशन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। बेसिकली इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि ये बहुत बड़े सपोर्टर थे ज्योमॉर्फोलॉजी के, फिजिकल ज्योग्राफी के। तो इनका मानना था कि जो अर्थ में डिफरेंट फेनोमेना ओक्योर कर रहे हैं उनका रीज़न जानना था, उनका जेनेसिस जानना था, वो कैसे होते हैं, क्या कहाँ पे होते हैं, यही सब जानना था बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड। तो अब हम नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं जो है फ्रेडरिक रैटजल। इनका टाइम पीरियड था 1844 टू 1904 AD। ही वॉज ए जियोलॉजिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। अब देखो ये जियोलॉजिस्ट भी थे और जूलॉजिस्ट भी थे। ही कंसिडर एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और फ्रेडरिक रैटजल को ही फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। इनका बेसिकली दो मोन्यूमेंटल वर्क है, फर्स्ट एंथ्रोपोजियोग्राफी और सेकंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इन दोनों बुक में इन्होंने बहुत सारे वास्ट ज्योग्राफिकल टर्म्स दिए हैं, और बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन था इनका ह्यूमन ज्योग्राफी में। इनका बेसिकली मेन कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन ज्योग्राफी में। The main focus of this monumental work is on the effects of different physical features and location on the style of life of people। अब देखो ये ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बोलते थे, इसीलिए इन्होंने लाइफ ऑफ पीपल एंड स्टाइल के बारे में बताया इन दोनों बुक में। इन एंथ्रोपोजियोग्राफी ही यूज डिडक्टिव अप्रोच टू प्रेजेंट द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ मैन। बेसिकली दो टाइप का अप्रोचेस ऑफ स्टडी होता है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव में होता है कि आप एक जगह पे रहिए, फैक्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, और जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन होता है और उस वहीं पे रह के उस ऑब्जर्वेशन को ले करके एक जनरल थ्योरीज दिया जाता है। और इंडक्टिव में होता है बेसिकली फील्ड सर्वे हो जाता है, जहाँ पे मेनली वहाँ जाके इंडक्टिव में वहाँ जाके सर्वे करते हैं, इसके बाद अपना मॉडल बनाते हैं या फिर अपना थ्योरीज देते हैं। तो बेसिकली इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस यही है। इस फेमस स्टेटमेंट, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जर्मनी में खास करके, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही ऐसा फिलोसफी था जो कि हिटलर भी फॉलो करता था। वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्टेटर इन द हिस्ट्री, हिटलर। इन हिज बुक पॉलिटिकल ज्योग्राफी विच ही कंपेयर्ड स्टेट टू एन ऑर्गेनिज्म। अब इन्होंने अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी बुक में कहा था कि स्टेट जो है एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखो इस ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या क्या मेटाफर दिया है इन्होंने। He emphasized the fact that a state like some simple organism must either grow or die and never stand still। अब देखो ऑर्गेनिज्म का बेसिकली दो ही फंडा होता है, या तो वो ग्रो करेगा या फिर मर जाएगा, बट कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा, स्टिल नहीं हो पाएगा, वो हमेशा डायनेमिक रहता है। तो बेसिकली स्टेट को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था, और इनका कहना था कि ऑर्गेनिज्म या तो बढ़ सकता है या तो मर सकता है, बट कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता, स्टैटिक नहीं रह सकता, वो हमेशा डायनेमिक रहता है। तो thus the superior nation ruling over the inferior peoples fulfill a natural organic necessity। It was Ratzel's philosophy which governed the German policy in the 30s which finally led to the outbreak of Second World War। जैसा कि मैंने पहले बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही फिलोसफी हिटलर भी अप्रोच करता था, और वही मेन कारण था आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
तो इनका बेसिकली दो मोन्यूमेंटल वर्क है, एंथ्रोपोजियोग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और एंथ्रोपोजियोग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में दोनों में ही ह्यूमन के बारे में इन्होंने बताया। क्या ह्यूमन के बारे में बताया? स्टाइल ऑफ लाइफ और पीपल के बारे में बताया। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट स्कॉलर बढ़ेंगे, एल्फ्रेड हेटनर। ये जो थे रेक्टोफेन और रेडजेल के शिष्य थे। ही टॉट एट लिप्जिग, लुबिंजेन और हेडल्सबर्ग। इन्होंने इस जगह जगह पे पढ़ाया था। ही वॉज ए फिजिकल एंड रीजनल जियोग्राफर। ये फिजिकल जोग्राफर भी थे एज वेल एज रीजनल जोग्राफर भी थे। इनका जो बुक था यूरोप था, जो कि पब्लिश हुआ था 1907 में। ही सपोर्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रेबो। स्ट्रेबो को जो व्यू पॉइंट था उन्होंने सपोर्ट किया था। स्ट्रेबो ने ही फर्स्ट स्कॉलर थे जो कि ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कंसीडर किया था। कोरोलॉजिकल साइंस और द स्टडी ऑफ रीजन्स ऑफ और एरिया। तो हेटलर क्लेम दैट ज्योग्राफी इज आइडियोग्राफिक यानी कि रीजनल रेदर देन मोनोथेटिक यानी कि सिस्टमेटिक। अब ये भी बहुत बड़े सपोर्टर थे रीजनल ज्योग्राफी के। इनका मानना था कि रीजनल ज्योग्राफी इज द बेस्ट वे टू स्टडी ज्योग्राफी रेदर देन सिस्टमेटिक वे। अब देखो इसीलिए इन्होंने क्रिटिज्म भी फेस किया था रीजनल ज्योग्राफर होने के लिए। Those who criticized were of the opinion that Hettner tried to give more weightage to the physical environment, ignoring the cultural factors। बस इनका एक ही मानना था, जो क्रिटिज्म किए उनका एक ही मानना था कि इन्होंने ज़्यादा भाव दिया, ज़्यादा वेटेज दिया किसमें? फिजिकल एनवायरनमेंट में, फिजिकल फीचर्स में, बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी रेदर देन ह्यूमन ज्योग्राफी। और इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर किया था कल्चरल फैक्टर्स को। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था लैंडस्केप्स कुंडे। और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप ऑफ ए मेसो मतलब इन ए लार्ज स्केल, मैक्रो मतलब इन ए स्मॉल स्केल। जो मेसो और मैक्रो रीजन है वो जहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं वो ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है। और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी उस लैंडफॉर्म्स पे अफेक्ट करता है। तो बेसिकली इनका यही कंसिडरेशन था। तो अब हमारा नेक्स्ट स्कॉलर है एल्बर्ट फ्रैंक। इनका टाइम पीरियड था 1558 से लेकर के 1945 एडी तक। तो ही वॉज ए लीडिंग जर्मन जोग्राफर ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी यानी कि 1900 का जो टाइम पीरियड था, ये उसी टाइम पीरियड में इवॉल्व हुए थे। ही फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी एंड वाज ट्रेंड इन जियोलॉजी। अब इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया वो जियोलॉजी सब्जेक्ट में किया था और जियोमॉर्फोलॉजी कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही दिया था। ही फाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन एंड शोड हाउ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फीचर्स कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम द कोरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोरोलॉजिकल बेसिकली रीजनल ज्योग्राफी को ही कंसीडर किया जाता है। कोरियोलॉजिकल हो गया, इसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन हो गया। बस यही दो रीजनल ज्योग्राफी हो का ही टर्म है, दोनों सेम है। इन 1910 पेंग पोस्टुलेटेड द हाइपोथेसिस दैट classification of climates can be made with the help of study of landforms even where the meteorological data are not available। ये बेसिकली एल्बर्ट पेंग जो थे वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा ही क्लाइमेटोलॉजी में अपना योगदान दिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पॉइंट आउट दैट इवापोरेशन इंक्रीजेस विद द हाइगर टेम्परेचर। अब देखो इन्होंने ही बताया कि अगर किसी भी रीजन में हाई टेम्परेचर रहेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई इवापोरेशन भी होगा। तो बेसिकली बोथ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर्स, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर किसी भी रीजन का ज़्यादा होगा तो वहाँ का इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द इफेक्टिव रेनफॉल, द डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल ऑफ ए प्लेस एंड रेन ऑफ प्लस इवापोरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर। अब बेसिकली इनका कंसिडर ये भी था कि जितने भी ज़्यादा रेनफॉल होगा किसी भी रीजन में, अगर हाई रेनफॉल है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का रीजन का टेम्परेचर भी हाई रहेगा। अब देखो कंसीडर करो कि टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में जो होता है वो ड्रायर रीजन है। बेसिकली ड्राई रीजन होने के चलते वहाँ पे ठंडा ठंडा रहता है और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे आप देखोगे वर्षा भी बहुत कम होती है, यानी कि रेनफॉल भी बहुत कम होता। तो इनका यही कंसिडरेशन था। ही वॉज द फर्स्ट हु डिक्लेयर दैट ही कंसिडर्ड मैन एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट हु कम्स आउट ऑफ द अर्थ फेस ऑफ द अर्थ।
इन्होंने इनका मानना था कि जो मैन है वो एक इम्पोर्टेंट एजेंट है जो कि अर्थ के चेहरे से निकलता है। हिज स्टेटमेंट ज्योग्राफी इज ए ब्रिज बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल साइंस, इनका फेमस स्टेटमेंट है, ये याद कर लेना, मे भी कहीं कोई एग्जाम में पूछ ले। ज्योग्राफी इज ए ब्रिज बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल साइंस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। हमने प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था ग्रीक के बारे में, रोमन जोग्राफर्स के बारे में और अरब स्कॉलर्स, और भी बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको वो चेकआउट करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपका दोस्त ये चीज़ पढ़ना चाहता तो आप उसे भी फॉरवर्ड कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।